नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की पुस्तक राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले याद रखने योग्य कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दावली की। नंबर 1, लोकतंत्र में जनमत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके आधार पर सरकार का गठन होता है। नंबर 2, भारत में यानी भारत की जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। आपको यहाँ जानकारी दे दूं, अमेरिका में 4 साल के में चुनाव होते हैं। तीसरा है निर्वाचन क्षेत्र या सीट। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों, यहाँ पर एक कार्टून दिखाई दे रहा है और कार्टून में चुनाव से पहले का और चुनाव के बाद का है। चुनाव से पहले नेता कहता है कि मेरे पास योजना है, घोषणा है, वायदे हैं। तो जो जनता है वो कहते हैं हमारे पास वोट है, और वोट बहुत ही पावरफुल होता है। हालांकि फिर बाद में चुनाव जीत जाता है जन नेता, और चुनाव जीतने के बाद प्रोमिस की जो गठड़ी है वो लेकर चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, और जनता को एक कुत्ते की तरह यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो किस प्रकार कुत्ता भोंकता है, उसको रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं और वो शांत हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ नेता करते हैं, छोटा सा जो प्रोमिस पूरा कर देते हैं और जनता शांत हो जाती है। तो मुझे एक डायलॉग याद आया, दीवार फिल्म जो 1975 में आई है, उसमें दो भाई बने हुए हैं, अमिताभ और शशि कपूर। तो अमिताभ अमीर हो जाता है और बोलता है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसका छोटा भाई कहता है कि मेरे पास माँ है, और किसके पास माँ होती है उसके पास सब कुछ होता है। वर्तमान में अगर देखें, कोरोना नामक जो बीमारी है उसको देखते हुए आज ये कहा जा सकता है, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास जीवन को बचाने के लिए मेरे पास मार्क्स है। दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी दे दें। मतदाता सूची, मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों को मतदाता सूची कहते हैं, यानी उसको वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कोई है तो लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक है जो दिल्ली में है, चांदनी चौक। इसके अलावा दोस्तों, मध्यवर्ती चुनाव किसे कहते हैं? निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनावों को मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। तो ये थी कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपने याद रखनी है, जो आपने समझनी है। इसके अलावा दोस्तों, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें क्या है? नंबर 1, हर किसी को मताधिकार मिलना चाहिए। नंबर 2, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 3, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होना चाहिए। नंबर 4, वास्तविक चुनाव होने चाहिए। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, किससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है? नंबर 1, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। नंबर 2, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देना। नंबर 3, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। नंबर 4, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेना। नंबर 5,
जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहां पर दोबारा चुनाव करवाना। इसके अलावा अगले की बात करें, भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। नंबर 1, ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीके पर रोक लगाना। नंबर 2, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना। नंबर 3, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोक लगाना। नंबर 4, मतदाता को चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। इसके अलावा अगला, छोटे दलों और आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, चुनाव की घोषणा। नंबर 2, प्रत्याशियों का चयन। नंबर 3, नामांकन पत्र भरना। नंबर 4, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, यानी अलग अलग पार्टी उम्मीदवारों को चिन्ह देना। नंबर 5, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। नंबर 6, चुनाव अभियान करना। नंबर 7, मतदान करना। नंबर 8, मतों की गणना करना। और नंबर 9, परिणामों की घोषणा करना। तो ये 9 स्टेप हैं कि इससे निर्वाचन प्रक्रिया के जो चरण हैं वो पूरे हो जाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो आपको दोस्तों एक और विशेष जानकारी दे दूं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बीमारी फैली हुई है कोरोना की, उसका विशेष ध्यान रखना है। अब है आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। आम चुनाव 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव की। किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो रिजाइन दे दें, उसके बाद जो खाली सीट होती है उस पर जो चुनाव होते हैं तो उसको कहते हैं उपचुनाव। तो ये अंतर है आम चुनाव में और उपचुनाव में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसके अलावा दोस्तों, राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए गए विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या क्या करते हो। नंबर 1, पोस्टर लगाना, जैसे आपको यहाँ पोस्टर दिखाई भी देखा है, अच्छे दिन आने वाले। नंबर 2, सभाएं करना। नंबर 3, भाषण देना। नंबर 4, जुलूस निकालना। नंबर 5, घर घर जाकर मुलाकात करना। इसके अलावा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। नंबर 1, चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना। नंबर 2, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना। नंबर 3, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाना। नंबर 4, चुनाव याचिका का जल्द निपटारा करना। नंबर 5, चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना। ये एक अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा पर विशेष दोस्तों आपको बता दें, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम यहाँ पर संसद के जो सदन उनकी बात करते हैं। लोकसभा में जो सीटें हैं वो अधिकतम 552 है, 552 हैं, जबकि राज्यसभा में 250 हैं। और वर्तमान में अगर देखें, लोकसभा में वर्तमान में 545 है, जबकि राज्यसभा में 245 है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, वही राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित लोगों को मनोनीत करता है। अब है बहुत टॉप क्लास का प्रश्न है जो आपके यूजफुल भी है। आदर्श चुनाव संहिता क्या है, उसका मुख्य प्रावधान क्या किया गया। चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले जो नियम हैं उनको आचार संहिता कहा जाता है।
चुनाव आचार संहिता से कैसे लागू होते हैं प्रतिबंध। नंबर 1, आचार संहिता नई योजना और निर्माण कार्यों पर लागू होती है। नंबर 2, जन उपयोगी योजनाएं जो पूरी होने की स्थिति में हैं वो नहीं रुकेंगी। नंबर 3, जन उपयोगी योजनाओं को अधिकारी ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, पूरे हो चुके काम का भुगतान भी हो सकता है। इसके अलावा आचार संहिता के नियम, आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिनका अवहेलना कोई भी राजनीतिक या राजनेता नहीं कर सकता। नंबर 1, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में नहीं होगा जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा हो। नंबर 2, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। नंबर 3, किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास नहीं होगा। नंबर 4, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाज़त पहले पुलिस से लेनी होगी। किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, विभिन्न चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण नारों का वर्णन करें। देखो, ये जो स्लोगन दिया जाता है, जो नारे दिए जाते हैं, वो पूरा जो है परिणाम बदल देते हैं, रिजल्ट को बदल के रख देते हैं। ऐसा ही नारा दिया था 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गरीबी हटाओ। किससे जो इंदिरा गांधी ज़बरदस्त जो है जीत हासिल की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था देश पर और लगभग 1.5 साल चला था। उसके बाद फिर चुनाव हुए थे 1977 में और जनता पार्टी ने वहाँ पर स्लोगन दिया था, कि नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ और इंदिरा को हटाओ। जो है ये नारा जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था और यहाँ पर जनता पार्टी जीत हासिल हुई थी। ऐसा ही कुछ नारा दिया गया था जमीन जोतने वालों को वामपंथी दल द्वारा, वहाँ भी जीत हासिल की थी। ऐसे ही नारा दिया गया था तेलुगु स्वाभिमान, यानी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से। इसके अलावा 2014 में आपने देखा था जो स्लोगन दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अच्छे दिन किसके आने वाले, जनता के आने वाले या सरकार के आने वाले। उसी प्रकार किस प्रकार गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, उससे भी ये नहीं पता चल पाया कि कांग्रेस पार्टी गरीबी हटी है या फिर गरीब कम हुए। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे जब मुलायम और काशीराम, मुलायम जो है समाजवादी पार्टी संस्थापक और जो काशीराम है वो बहुजन समाजवादी पार्टी संस्थापक, इन दोनों मिले थे। तो नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय सिया राम। तो दोस्तों, ये जो नारे होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किससे किसी भी चुनाव की जो बाजी ये पलट कर रख देते हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी नारा लगा था अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। तो दोस्तों, ये थी चुनावी राजनीति की कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी। ये आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।